नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प दौर पर नजर डालने वाले हैं। 16 महाजनपद का युग। ये वो बड़े राज्य और हाँ, गणराज्य भी थे जिन्होंने लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा राजनीतिक नक्शा ही मतलब तय कर दिया था। हमारे पास जो स्रोत हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, वो इन महाजनपदों की एक तस्वीर पेश करते हैं। उनकी राजधानियां, कुछ खास शासक, कैसे वो शासन चलाते थे और उनकी अपनी अपनी पहचान क्या थी। तो चलिए, इन्हीं स्रोतों के सहारे उस समय के जो पावर सेंटर्स थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। कौन थे मैदान में और कैसी थी उनकी व्यवस्था। शुरुआत करते हैं सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले महाजनपद से, मगध। मगध। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी और फिर बाद में पाटलिपुत्र बनी। यहाँ हम देखते हैं हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश का शासन रहा। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे बहुत शक्तिशाली शासक हुए। इन्होंने मगध का काफी विस्तार किया। और हाँ, इसी जमीन से, इसी मगध से बाद में विशाल मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ये इस युग की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसकी वजह कई थीं, जैसे इसकी भौगोलिक स्थिति, पास में लोहे के भंडार और जाहिर है महत्वाकांक्षी शासक। जैसा स्रोत बताते हैं, इसने धीरे धीरे अपने आसपास के कई जनपदों को, यहाँ तक कि अंग, काशी और अवंती जैसे ताकतवर राज्यों को भी अपने में मिला लिया। अच्छा, ये तो हुई राजशाही की बात। मगध एक राजतंत्र था, लेकिन जैसा हमारे स्रोत दिखाते हैं हर जगह ऐसा नहीं था। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और मल्ल, जिनकी राजधानियां कुशिनारा और पावा थीं, ये बड़े महत्वपूर्ण गणराज्य थे। गणराज्य मतलब जहां राजा का शासन नहीं था, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह या कुल, वो मिलकर शासन चलाते थे। हाँ, ये उस जमाने के लिहाज से काफी प्रोग्रेसिव व्यवस्था थी। वज्जी संघ को तो दुनिया के शुरुआती रिपब्लिक्स में गिना जाता है। सही कहा। और सिर्फ यही नहीं, कुरु और पांचाल जैसे जो पुराने वैदिक केंद्र थे, उनमें भी बाद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था आ गई थी। अच्छा, और उत्तर पश्चिम में कंबोज, वो भी एक गणराज्य के तौर पर जाना जाता था। तो ये विविधता काफी ध्यान देने वाली है। मतलब एक ही समय पर मगध जैसी सेंट्रलाइज्ड मोनार्की भी है जी और वज्जी जैसे गणराज्य भी फल फूल रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि शासन के अलग अलग मॉडल्स को आजमाया जा रहा था उस वक्त। बिल्कुल अलग अलग प्रयोग चल रहे थे। और इन महाजनपदों का जिक्र हमारी जो सांस्कृतिक स्मृतियां हैं, जी, खासकर हमारे महाकाव्य और धार्मिक ग्रंथ, उनमें भी बहुत गहरा है। जैसे कोसल के राजा थे प्रसेनजित, वो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। कुरु का नाम सुनते ही जाहिर है महाभारत के कौरव पांडव याद आते हैं। राजधानी इंद्रप्रस्थ। बिल्कुल। और पांचाल, राजा द्रुपद और द्रौपदी का नाम जुड़ा है उससे। हाँ, और इसी तरह मत्स्य राज्य विराटनगर, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वो भी एक महाजनपद था। और चैदी के राजा शिशुपाल, जिनका वध कृष्ण ने किया, उसका वर्णन महाभारत में है। शूरसेन यानी आज का मथुरा का इलाका, वो कृष्ण और यदुवंश से सीधे जुड़ा है। अंग के राजा कर्ण थे, जिसे बाद में मगध ने जीत लिया था। जी, और मल्ल गणराज्य का धार्मिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये सारे जुड़ाव दिखाते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल यूनिट्स नहीं थे, ये उस समय की संस्कृति, धर्म और लोगों की पहचान का हिस्सा बन चुके थे। इन प्रमुख नामों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जनपद थे, जैसे वत्स, राजधानी कौशाम्बी, अवंती, जिसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। हाँ, अवंती भी काफी शक्तिशाली था। काशी मतलब वाराणसी, जो हमेशा से ज्ञान और व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर पश्चिम में गांधार, राजधानी तक्षशिला, जो शिक्षा के लिए बहुत मशहूर था। हालांकि बाद में वो फारसी साम्राज्य के प्रभाव में आ गया। और कंबोज, जो अपने बेहतरीन घोड़ों और योद्धाओं के लिए जाना जाता था, गांधार के पास ही। और एक अनोखी बात, अस्मक महाजनपद। हाँ, अस्मक। ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे बसा एकमात्र महाजनपद था। बाकी सब उत्तर भारत में थे। जी हाँ, ये काफी यूनिक है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बेहद डायनामिक, एक गतिशील दौर था। राज्यों में आपस में कंपटीशन था, विस्तार और विलय ये सब चल रहा था। और साथ ही राजशाही और गणराज्य, ये दोनों तरह की व्यवस्थाएं एक साथ मौजूद थीं। और इनका फैलाव भी देखिए, उत्तर पश्चिम में गांधार कंबोज से लेकर दक्षिण में अस्मक तक। तो संक्षेप में कहें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत वो शक्तिशाली राजतंत्रों और काफी आगे बढ़े हुए गणराज्यों का एक मिलाजुला, एक तरह से ताना बाना था। जी,
इनके आपसी संघर्ष, इनका सहयोग, इसी ने आने वाले साम्राज्यों की, खासतौर पर मौर्य साम्राज्य की नींव तैयार की। उनके लिए भी सोचने लायक हो कि जहां एक तरफ वज्जी और मल्ल जैसे गणराज्य पनप रहे थे और कुरु पांचाल जैसे पुराने राज्य भी रिपब्लिकन बन रहे थे, तो फिर आखिरकार मगध जैसी राजशाही ही सबसे ताकतवर बनकर क्यों उभरी? वो कौन सी राजनीतिक या सामाजिक या शायद आर्थिक या भौगोलिक परिस्थितियां थीं जिन्होंने अंत में राजतंत्र को गणराज्यों पर हावी होने दिया? ये सवाल मुझे लगता है आगे की खोज के लिए एक अच्छा बिंदु है।